शी हुआंग के सामने वही ली फियो आ जाता है, जो शी हुआंग को यहाँ अकेला खड़ा देख ये समझ जाता है कि जरूर वो दो लड़कियां यानबे सिटी की तरफ मदद मांगने गई होंगी। इसलिए वो अपने 13 है जिसमें वो कूद जाता है क्योंकि ये ब्लू वुल्फ किंग की तरफ जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है। अब यहाँ शी हुआंग को इस डायरेक्शन की तरफ जाते हुए जो ली फियो था वो ये भी समझ जाता है कि इस डिस्परेट तरीके से ये वहाँ पे जा रहा है, इसके जरूर ये ब्लू वुल्फ किंग के पैक की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि वो ली फियो को बताता है कि तुम्हें तो याद ही होगा कि उस ब्लू वुल्फ किंग ने कैसे उन बैंडिट्स को हराया था शी हुआंग की मदद से, तो ये जरूर हमें लियोर करके उसकी तरफ ले जा रहा है ताकि हमें उन ब्लू वुल्फ किंग से मरवा सके। हमें यहाँ शी हुआंग को दिखाया जाता है जो ये रियलाइज करता है कि उसके पीछे वो ली फियो नहीं आ रहा है, तो यहाँ वो समझ जाता है कि जरूर उस ली फियो ने उसके इस प्लान को समझ लिया होगा। यहाँ शी हुआंग भी अपना प्लान चेंज कर देता है और वो जंगल की दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो उन दोनों सोल्जर का ध्यान भटका देता है ताकि वो उसकी डायरेक्शन की तरफ ना जा सके। और शी हुआंग को ढूंढते हुए सुबह हो जाती है। अब उनके सोल्जर्स भी यहाँ ली फियो को ये बताते हैं कि उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन शी हुआंग का कहीं अता पता नहीं चला। ली फियो भी यहाँ पे कहता है कि वो भी उस ब्लू वुल्फ किंग की वैली की तरफ गया था लेकिन वहाँ पे शी हुआंग उन्हें नहीं देखा। तो अब उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर वो 3 पॉसिबिलिटीज को बताता है। पहला ये कि हो सकता है कि वो यू चैन और यूफे की मदद करने के लिए उस तियानबे सिटी की तरफ गया होगा, लेकिन वहाँ पे पहले से हमारे आदमी वो सिटी को ब्लॉक किए हुए हैं। तो अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो उस ब्लू वुल्फ किंग के वैली की तरफ गया होगा, लेकिन उस वैली की तरफ से हम खुद उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं जहाँ उसका कोई अता पता नहीं है। तो बची अब तीसरी पॉसिबिलिटी की, जिसमें हो सकता है कि उसने उस डीन की मदद करने की सोची होगी, जिसमें लीफी उसे कहता है कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे एक लेजेंडरी वॉरियर्स है और वहाँ पे उसको जाना तो हर हाल में उसकी मौत ही होगी। तो वहाँ आखिर वो कैसे जा सकता है? हो सकता है कि वो यहाँ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से सिंपली भाग गया हो। आगे यहाँ ली फियो सबसे कहता है कि यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम फिर से एक बार उसी साथ चारों तरफ ढूंढे। अब फिर से वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके शी हुआंग को सर्च करने लगते हैं। अब यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में शी हुआंग को देखते हैं जो कि अलग ही जगह पहुंच चुका था। यहाँ वो सोच ही रहा होता है कि जाके उन्हें सबसे पहले डीन की मदद करनी चाहिए कि तभी कुछ बीस्ट वहाँ पे अवेयर होते हैं, जिन्हें देख के शी हुआंग कहता है कि लगता है तुम यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट करने आए हो, तो तुम यहाँ गलत जगह पे आ चुके हो। शी हुआंग उनसे बचता हुआ आगे बढ़ता है कि तभी वो बीस्ट पत्थर से शी हुआंग पे अटैक करते हैं। तभी शी हुआंग का वो अर्थ स्प्रिट वाला ग्रिजली बेयर अपेयर होता है। आगे उस बेयर के मात्र एक ही अटैक से वो सारे बीस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। अब शी हुआंग तेजी से डीन की मदद करने के लिए वहाँ से चला जाता है कि तभी उसके पीछे ली फियो आ जाता है, जो उस ग्रिजली बेयर के पैरों के निशान को देख करके समझ जाता है कि शी हुआंग जरूर इस डायरेक्शन की तरफ गया होगा। अब यहाँ ये लोग पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं कि शी हुआंग ने वो तीसरी पॉसिबिलिटी चूज की है जिसमें वो डीन की मदद करने की सोच रहा है। अब ये लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं जहाँ डीन अकेले ही उन 3 लेजेंडरी वॉरियर से फाइट कर रहे होते। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है जो शी हुआंग होता है उस जंगल में उन दोनों को चकमा देने के पास वापस से डीन की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ वो बिल्कुल एंड मौके पे आता है क्योंकि डीन इन तीनों के साथ अकेले फाइट करते हुए एग्जॉस्ट हो चुके थे। अब ये तीनों लगातार डीन की गोल्डन स्प्रिट टावर पे अटैक कर रहे थे। अब यहाँ वो जो ड्रैगन होता है वो ली जीजी को ये कहते हुए और भी उकसा देता है कि अगर ये डीन बच गया तो मेरा तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, लेकिन ली फैमिली का फिर सर्वनाश हो जाएगा। अब ये सुनते ही ली जीजी जैसे ही उस डीन पे अटैक करने वाला होता है कि वहाँ पे शी हुआंग अपने ग्रिजली बेयर के स्प्रिट के साथ आ जाता है और अपनी अर्थ स्प्रिट की पावर से वो पूरी तरह से ली जीजी का ध्यान अपनी ओर डाइवर्ट करने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ वो ड्रैगन बार बार ली जीजी को यही कह रहा होता है कि वो शी हुआंग को भी जाने दो, हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट इस डीन को मारना है। लेकिन यहाँ ली जीजी शी हुआंग के इस ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुका होता है क्योंकि शी हुआंग यहाँ बार बार अपने अर्थली स्प्रिट का यूज करते हुए उसे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर देता है और वो अब किसी भी हाल में शी हुआंग को मारना चाहता था, इसलिए उसके पीछे जाता है। लेकिन हम तभी देखते हैं जो डीन होते हैं वो वापस से अपनी पावर्स को रिगेन कर लेते हैं, सीधा अटैक करते हैं वो उस ली जीजी पे। आगे यहाँ पे डीन को हम देखते हैं जो अपनी गोल्डन स्प्रिट का यूज करते हुए उस ड्रिलिंग टावर को सीधा उस ड्रैगन के ऊपर गिरा देते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि ली जीजी उस अटैक से अब भी जिंदा होता है कि तभी यहाँ शी हुआंग अपने अर्थली स्प्रिट के साथ वहाँ पे अपेयर होता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच जो फाइट होती है वो मेरी अब तक की सबसे फेवरेट फाइट्स में से एक है, क्योंकि यहाँ जो शी हुआंग का अर्थ ट्रैम्पलिंग वाला पावर होता है वो काफी अमेजिंग और कूल लगता है देखने में। अपनी इस पावर का यूज करते हुए अमेजिंग तरह से
अर्थ से क्रिस्टल्स बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ ली जीजी जो होता है वो भी उसका तगड़ा ओपोनेंट होता है। वो शी हुआंग के इस अर्थ ट्रैम्पलिंग को आसानी से अपने स्पेयर से रोक देता है और उससे कहता है कि जिस तरह मैं तुमसे पिछली बार हार गया था, अब की बार वैसा नहीं होगा क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। जिस पे शी हुआंग उससे कहता है कि तुम इतनी बुरी तरीके से यहाँ इंजर्ड हो चुके हो और मुझे मारना चाहते हो। हाँ, जो हिम्मत है तो मुझे बस कैच करके दिखाओ। आगे यहाँ इन दोनों की चेजिंग शुरू हो जाती है, लेकिन ली जीजी जाने से पहले ड्रैगन को ये कह देता है कि तुम दोनों अभी इस डीन से यहाँ निपटो, तब तक मैं इसका खात्मा करके आता हूँ। अब वहाँ पे वो ड्रैगन और वो ली हाइतियान जो कि ली फैमिली से ही होता है, ये दोनों मिलकर के डीन पे अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम शी हुआंग को देखते हैं जो कि जंगल में एक जगह रुक जाता है थकने के कारण। अब इससे पहले कि ली जीजी उस पे अटैक करता है, शी हुआंग उसी क्रॉसबो को यूज करता है जिसे यू चैन ने उसे दिया होता है। यहाँ पे वो अपने टारगेट को सेट करता है जिससे सीधी ये एरो ली जीजी को शूट करती है। आगे लिंतियान अपनी दूसरी एरो को तैयार करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ली जीजी इस अटैक को डॉज कर लेता है। अब यहाँ शी हुआंग के पास केवल 2 ही एरो होती हैं, इसलिए शी हुआंग अब अपने अर्थली स्पिरिट का यूज करता है उस पे अटैक करने के लिए। अब इससे भी बात नहीं बनती क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। आगे ली जीजी उस एरो को निकाल देता है और यहाँ अपने गोल्डन ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिससे हम देखते हैं कि अब ली जीजी की जो स्पिरिट थी जो कि एक आर्मर की होती है, अब एक गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। आगे वो ड्रैगन रोर करता हुआ शी हुआंग पे अटैक करता है कि शी हुआंग तभी अपने ग्रिजली बेयर वाले अर्थ स्पिरिट को समन करता है। उसकी ये जो स्पिरिट होती है उस ड्रैगन के अटैक को एक शील्ड से रोक लेता है, जिससे यहाँ उसके आर्मर में क्रैक्स आ जाते हैं और अब बारी आती है शी हुआंग के अटैक करने की। लेकिन हम यहाँ ली जीजी के पास भी एक गोल्डन ड्रैगन आर्मर को देखते हैं जिसपे शी हुआंग का एक पंच पड़ता है और यहाँ उसकी शील्ड भी टूट जाती है। आगे हमें यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त सी फाइटिंग सीन दिखाई जाती है इनके बीच। अब यहाँ शी हुआंग के लगातार अटैक करने के बावजूद भी वो ली जीजी सिर्फ एग्जॉस्ट हो चुका था, मरता नहीं है। ये देख करके शी हुआंग काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है। तभी ली जीजी अपने सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पावर उस गोल्डन बाइट को एक्टिवेट करता है, इससे पहले कि उसका ड्रैगन रोर करता हुआ शी हुआंग की तरफ बढ़ता है। शी हुआंग भी अपना पासा यहाँ फेंकता है। वो अब उसी एक्सकैलिबर शॉट की पावर को यूज करता है जिसे अब तक उसने सभी से छुपा के रखा था। जैसा कि हम जानते हैं कि उस एक्सकैलिबर शॉट के खुद के भी एक गोल्डन स्पिरिट होती है जो कि एक सुजुकी होती है। अब इसका यूज करते हुए केवल एक स्लैश में ही हम देखते हैं कि वहाँ ली जीजी का काम तमाम हो जाता है। यहाँ ली जीजी भी एक सरप्राइज के साथ मरता है और उसके अंतिम स्वर यही होते हैं कि ये एक्सकैलिबर शॉट आखिर तुम्हारे पास थी। इसका मतलब यही है कि शॉट गॉड ने तुम्हें ही अपना इनहेरिटेंस चूज किया है। आगे शी हुआंग भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है और यहाँ जो उसके एक्सकैलिबर शॉट होती है फिर से अपनी आइडेंटिटी छुपा लेती है और एक नॉर्मल शॉट में तब्दील हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो ली फेयू और ली फे आ चुके थे और उन्हें अपने सामने ली जीजी की लाश देख करके यकीन नहीं आ रहा होता है ली जीजी मारा जा चुका है। उसका जो एल्डर सन ली फेयू होता है वो गुस्से में आते हुए शी हुआंग पे अटैक करने वाला होता है कि यहाँ शी हुआंग को यूफे के ट्यूलिप टेंटिकल्स बचा लेते हैं, क्योंकि वे दोनों अब तियानबे सिटी से मदद ला चुके थे। यहाँ पे ड्रैगन गार्ड भी अपेयर होते हैं और उनके साथ कुछ ऑफिशियल्स भी आते हैं जो तुरंत ही उन्हें वहाँ से भागते देख ये ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाए। इधर जो ड्रैगन गार्ड होता है वो शी हुआंग से पूछता है क्या तुमने इस ली जीजी को मारा है, और अगर ये तुमने किया है तो आखिर कैसे किया। जिस पे शी हुआंग डीन की तरफ देखने लगता है और ये सोचता है कि अभी वो किसी को इस सच्चाई के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए वो वहाँ पे ऐसा एक्ट करता है कि उसे भी कई सारी इंजरीज लगी हैं और वो बेहोश हो चुका है। अब ये देखकर जो ड्रैगन गार्ड होता है अपने बाकी के बंदे को ये आदेश दे देता है ली फैमिली ने ही उस किलर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हीलियो है इसके साथ मिल करके शी हुआंग को मर्डर करने की साजिश की है। इस ली फैमिली के हर एक बंदे को हिरासत में ले लिया जाए। अब यहाँ सीन कट होता है। अगले सीन में हम युक्ताई विला के ऑनर को देखते हैं जहाँ पे उसे एक मैजिकल नोटिस के जरिए पता चलता है कि वो जनरल और लीफे इस तियानबे सिटी से फरार हो चुके हैं। ले वो अपने वॉरियर को ये ऑर्डर देती है कि तुम उन दोनों को जल्द से ढूंढ करके मेरे पास लाओ, क्योंकि उन दोनों में काफी पोटेंशियल है और उनके पास अब कोई चारा ना होने पर उन्हें हम अपने इस किलर ऑर्गेनाइजेशन हीलियो में रख लेंगे। आगे हम देखते हैं कि अब ली ही तियांग भी उनसे बचते बचाते इस विला के ऑनर के पास आता है, क्योंकि काफी
ज्यादा हर्ट हो चुका था। यहाँ वो इस विला के ओनर को बताता है कि हमने ये कभी नहीं सोचा था कि वो डीन इतना ज्यादा पावरफुल होगा और उसे मारना इतना मुश्किल होगा। साथ में वो उसे ये भी खबर देता है कि उस शीहुआंग ने ली जीजी को मार डाला है। अब यहाँ पे इस ओनर को ये यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक यंग बॉय एक मास्टर लेवल के कल्टीवेटर्स को कैसे मार सकता है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और आगे हमें तियानबे सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे ली फैमिली के मैंशन को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। यहाँ लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अब ली फैमिली की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब ली जीजी मारा जा चुका है और उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि तियानबे सिटी का ही शीहुआंग है। अब ये खबर भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होती है, जिसपे वो दूसरा बंदा कहने लगता है कि मेरे अंकल जो है उस तियानबे एकेडमी में कुक है। वहाँ पे ली जीजी का जो छोटा बेटा ली जियांची है उसकी काफी ज्यादा खातिरदारी हो रही है, क्योंकि सिर्फ एक वही है जिसे अरेस्ट नहीं किया गया है। अभी ऐसा क्यों कह रहे होते हैं ये हमें अगले सीन में पता चलता है, जहां हम देखते हैं कि तियानबे एकेडमी में शीहुआंग अब अपने रूम में होता है, जिसके पास यूफे आती है और वो भी उसे ये सारा मामला बताती है कि वो जो ली जियांची है वो उसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि उसने बताया है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा था इस दौरान एक ऐसा क्रिटिकल मोमेंट आया कि वो अपनी पावर्स को संभाल नहीं सका, जिसका असर उसके दिमाग पे पड़ा है। अब ये सब बातें उसने खुद ड्रैगन गार्ड को बताई हैं, क्योंकि जब ड्रैगन गार्ड उसकी गवाही लेने के लिए पहुंचा था और जैसे उस ड्रैगन गार्ड ने उस ली जियांचो को ये बात बताई कि तुम्हारे फादर ली जीजी अब मारे जा चुके हैं, तो ऑन द स्पॉट ही उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। आगे यूफे उसे इन मामलों में ना पढ़ने के लिए कहती है, उसे एक खुशखबरी सुनाती है कि डीन ने उसके स्पेशल ट्रेनिंग के लिए उसे अपने पास बुलाया है, क्योंकि अब एकेडमी का कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है। आगे यहाँ सीन कट होता है और हम शीहुआंग को डीन के साथ स्पेशल ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ डीन शीहुआंग से कहते हैं कि तुम हमारी इस एकेडमी के प्राइड हो और मुझे उम्मीद है कि तुम उस एकेडमिक कंपटीशन में हमारी एकेडमी का नाम रोशन करोगे, क्योंकि तुम्हें उस हेवनली ड्रैगन एम्पायर में इंटर करने के लिए ये क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी कि आने वाले 100 एकेडमीज के बिटवीन एक कंपटीशन होगा और जो जीतेगा वो ही उस हेवनली ड्रैगन एम्पायर में जाएगा। अब शीहुआंग यहाँ कल्टीवेट करने लगता है और हम देखते हैं कि जो उसकी अर्थली बियर होती है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि अब वो 10 टाइम्स और भी ज्यादा बिगर हो चुका है। अभी यहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि डीन अब उस तियानबे एकेडमी के क्वार्टर फाइनल्स की ऑफिशियली ओपनिंग करते हैं और इसके फर्स्ट राउंड में शीहुआंग और बाई यूजिंग आमने सामने आते हैं। अब ये यूजिन वही होता है जिसने उस रेस्टोरेंट में शीहुआंग को ललकारा था। अब यहाँ यूजिन को ये याद आ जाता है कि शीहुआंग की जो बियर स्प्रिट होती है उसके मात्र एक स्लैब से उसकी गोल्डन स्प्रिट वही ढेर हो चुकी थी, इसलिए वो शीहुआंग से कहता है कि हम एक दूसरे के मार्शल आर्ट से ही फाइट करेंगे, कोई जरूरत नहीं है हमारे स्पिरिट्स को सम्मान करने की। अब ये सुनते ही वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट आपस में खुसर करने लगते हैं कि ये यूजिन शीहुआंग से डर गया क्या, क्योंकि सुना है कि शीहुआंग की जो ग्रिजली बियर स्पिरिट है वो 10 टाइम्स और भी ज्यादा हाई हो चुकी है, इसीलिए लगता है ये डर के कारण उससे फाइट नहीं करना चाहता। यहाँ सारे स्टूडेंट होटिंग करने लगते हैं और उसे डरपोक कहते हुए इस फाइट से बाहर जाने को कहते हैं। अब ये सुनते हुए यहाँ पे यूजिन जो होता है फिर से शीहुआंग को चैलेंज करता है कि हिम्मत है तो मुझसे एक एक हाथ फाइट करके देखो, जिसमें शीहुआंग उसे कहता है कि तुम जिस तरह से चाहो मैं उसी तरह से तुमसे फाइट करने के लिए एक्सेप्ट करता हूँ। आगे वो शीहुआंग से फाइट करने के लिए अपने सील्स का यूज करता है, लेकिन शीहुआंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो इसके सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। अब ये देखो जो ड्रैगन गार्ड होता है वो भी डीन से कहने लगते हैं कि तुम्हारे हाथ तो एक ऐसा स्टूडेंट लग गया है जो कि किसी ट्रेजर से कम नहीं, क्योंकि इसकी शक्तियाँ इस तियानबे एकेडमी के जो सबसे पहली डीन ली लुंगशी है उससे कंपेयर की जा सकती हैं, जिसमें यहाँ डीन भी ये डींग हाँकने लगते हैं कि तुमने क्या समझा है, इस स्टूडेंट को मैंने तैयार किया है, मैंने सिखाया इसे। इसमें ड्रैगन गार्ड कहता है कि और भी स्टूडेंट्स हैं जो इसी तियानबे एकेडमी में ही पढ़ते हैं, तो उनकी शक्तियाँ शीहुआंग की तरह क्यों नहीं है। यहाँ तुम ये क्यों नहीं कहते कि शीहुआंग की खुद की मेहनत है जो इसे इतना पावरफुल बना देती है और तुम खामोखाही यहाँ किसी की मेहनत का क्रेडिट लेना चाहते हो, ये कहते हुए कि इसे मैंने सिखाया है। आगे वापस से सीन शिफ्ट होता है इन दोनों की फाइट की तरफ, जहाँ पे यूजिंग जो होता है वो शीहुआंग से पूछ रहा होता है कि लगता है तुमने किसी नए लेवल पे ब्रेक थ्रू किया है, जिसपे शीहुआंग उसे कहता है कि तुम चाहो तो अपनी गोल्डन स्पिरिट का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी अर्थली स्पिरिट को बिना समन किए तुमसे आसानी से लड़ सकता हूँ। अब यहाँ यूजिंग अपनी इस तरह की बेइज्जती से और भी ज्यादा ह्यूमिलेट हो जाता है और अपने गोल्डन स्पिरिट को समन करता है। यहाँ पे जैसे ही उसकी गोल्डन स्पिरिट जो कि एक टाइगर सील होती है शीहुआंग पे अटैक करती है, शीहुआंग अपने मात्र एक हाथ से उसे रोक लेता है। आगे यूजिंग यहाँ अपनी गोल्डन स्पिरिट की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, लेकिन हम देखते हैं शीहुआंग को जो अपनी पावर्स को बिना
सम्मन किए ही आसानी से उसके इस गोल्डन स्पिरिट से फाइट कर रहा था और केवल एक जोरदार किक से ही वो इसकी गोल्डन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसमें यहाँ यूजिंग उसे कहता है कि तुमने जानबूझकर के मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए मुझे इस तरह से हिट किया है। जिसपे शी हुआंग उसे कहता है कि हाँ किया तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जिसमें यूजिंग उसे ये कहते हुए कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, जो तुमने मेरे साथ किया है उसका 100 गुना मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। लेकिन यहाँ वो वाकई में हार मान चुका था। अब यहाँ ड्रैगन गार्ड भी शी हुआंग की इस स्ट्रैटेजी को समझ जाते हैं कि शी हुआंग ने जानबूझकर यूजिन को बचाने के लिए उसके साथ ये किया कि वो पूरे एकेडमी के सामने यूजिन को ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता था उससे फाइट करके। आगे यहाँ डीन और ये ड्रैगन गार्ड शी हुआंग की तारीफें करने लगते हैं कि अभी ये तो अपने इनिशियल स्टेज पे है, तुम आगे इस यंग कल्टीवेटर को देखना कि आगे वो क्या क्या करता है जब अपने स्टेट ऑफ माइंड लेवल पे ये पहुंचेगा। क्योंकि हो सकता है कि ये उस स्टेज पे पहुंचने के बाद डीन का ही ओपोनेंट बन जाए या फिर ड्रैगन गार्ड का, क्योंकि यहाँ शी हुआंग की शक्तियाँ इस लेवल पे पहुंच चुकी होती हैं कि अब इन दोनों का मुकाबला करने के लिए बस उसे थोड़ा ही आगे बढ़ना है। यहाँ हम देखते हैं कि पूरी भीड़ शी हुआंग के लिए चीयर करने लगती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी फिनिश होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पिछले एपिसोड में देखा था कि ली फैमिली का अब पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है और अब इस सीरीज में ली फैमिली बहुत हो चुका है। इससे अब आगे बढ़ते हैं और हमें सीरीज में कुछ नया और इंटरेस्टिंग दिखाया जाता है और वो ये होता है कि अब एकेडमिक कंपटीशन हो जाता है शुरू, जहाँ पे जीतने वाले हर एक स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा उस हेवनली ड्रैगन एम्पायर में शामिल होने का, जहाँ पे टॉप 100 अकेडमीज के स्टूडेंट चूज करके लिए जाएंगे। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अब तियानबे एकेडमी में क्वार्टर फिनाले शुरू हो चुके हैं, जिसके फर्स्ट राउंड की शुरुआत यहाँ शी हुआंग और यूजिन के बीच फाइट करके की जाती है, जिसमें शी हुआंग बिना अपनी अर्थली स्पिरिट को समन किए हुए आसानी से जीत जाता है। लेकिन वहीं यूजिन को ये लगता है कि शी हुआंग ने ऐसा उसे एम्बैरेस करने के लिए किया है। अब यहाँ यूजिन की काफी बेइज्जती हो जाती है और वो हार तो जाता है, लेकिन आगे वो कभी भी गिव अप ना करने की सोचता है और आगे फ्यूचर में जाके वो जरूर एक न एक दिन शी हुआंग को चैलेंज करेगा, ऐसा कहते वहाँ से चला जाता है। अब एपिसोड शुरू होता है और हमें सेकंड राउंड का सिखाया जाता है, जहाँ पे यूफे जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होती है, इसका मुकाबला होता है एक दूसरे स्टूडेंट गाओ हेंग के साथ। अब यहाँ एक दूसरे को वो ग्रेड करते हैं और यहाँ यूफे उससे कहती है कि जरा मुझसे आराम से डील करना, जिसपे गाओ हेंग उससे कहता है कि मैं तो खुद क्लास 1 का एकदम 3rd ग्रेड का स्टूडेंट हूँ, तो तुम्हें मुझ पे अटैक करने से पहले थोड़ी दया दिखानी होगी। अब यहाँ पे इनकी फाइट शुरू होती है और हम गाओ हेंग को देखते हैं जिसकी वाटर स्पिरिट होती है। दूसरी तरफ यहाँ यूफे की पर्पल ट्यूलिप की स्पिरिट होती है जो कि उसकी किंग स्पिरिट होती है। अब इन दोनों की स्पिरिट से एक दूसरे से टकराती हैं। आगे हम देखते हैं कि यूफे अपने पेडल पावर से गाओ हेंग पे अटैक करती है, जिसे अपने वो वाटर शील्ड से रोक लेता है। अब आगे वो यूफे पे अपने वाटर साइक्लोन से अटैक करता है, जिसपे यूफे जो होती है अपने ट्यूलिप पॉइंट से उसे जकड़ लेती है, जिसे वो तुरंत ही सरेंडर कर देता है और इधर थर्ड राउंड की शुरुआत होती है, जिसमें यू चैन जो कि 3rd ग्रेडर होती है उसका मुकाबला होता है उसी ही के एक ग्रेड के स्टूडेंट क्लाउड फाइन के साथ। अब इससे पहले कि उनके बीच यहाँ पर मुकाबला शुरू हो पाता, वो क्लाउड फाइन पहले से ही सरेंडर कर देता है, जिसपे शी हुआंग उससे कहता है कि तुम तो कमाल हो भाई, पहले से अपने ओपोनेंट को इतना डराया धमकाया है कि वो पहले ही सरेंडर कर चुका है। जिसपे यू चैन उसे कहती है कि कल ऐसे ही हमारा छोटा मोटा मुकाबला हो रहा था और इसमें मैंने जरा सा अपनी पावर दिखाई और वो होल्ड नहीं कर पाया, तो आज मुझे क्या ही चैलेंज करेगा। आगे हमें नेक्स्ट राउंड दिखाया जाता है और इनमें जो ओपोनेंट्स एक दूसरे के सामने आते हैं वो इस पूरी अकेडमी के टॉप 4 स्टूडेंट्स में से एक होते हैं। एक लड़की अपेयर होती है जो कि काफी स्वीट वॉइस में अपने ओपोनेंट से कह रही होती है कि चलो शुरू करते हैं, जिसपे वो उसे कहता है कि तुम इतनी वीक लग रही हो तो तुम मेरा क्या ही मुकाबला करोगी, चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि पहला अटैक तुम कर लेना और ये मौका सिर्फ मैं खूबसूरत लड़कियों को ही देता हूँ। अब यहाँ वो खुलेआम उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की थोड़ी शातिर खिलाड़ी निकलती है तो एक ऐसा किक उसे मारती है जिससे वो दूर जा गिरता है। अब यहाँ पे सेमीफाइनल राउंड स्टार्ट होता है जिसमें सिर्फ 4 स्टूडेंट सब आ चुके थे और वो जो लड़की होती है यहाँ खुला चैलेंज शी हुआंग को करती है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है कि तुम मैदान में अब सामने आओ। आगे शी हुआंग के मैदान में उतरते ही वहाँ का माहौल खतरनाक तरीके से चेंज हो जाता है। लड़की उसे बताती है कि 1 महीने पहले जब उस युक्ताई विला में जब तुम फाइट कर रहे थे तब मैं भी वहाँ पे मौजूद थी और उस बैटल को सारे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ मेरा भी मन कर रहा था कि उसी वक्त मैं तुम्हें चैलेंज करते हुए तुमसे कम्पीट करूँ, लेकिन मेरे जूनियर ब्रदर ने मुझे वो चांस नहीं दिया। तब से लेकर मैं आज तक इस एकेडमिक कंपटीशन का इंतजार कर रही हूँ ताकि तुमसे कम्पीट कर पाऊँ। तो इस फाइट में मुझे लड़की समझते हुए अपनी पावर को होल्ड बैक करते
हुए फाइट मत करना। जिस पर शी हुआंग उसे एक मुक्का दिखाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ ये सोच के नहीं कि तुमसे फ्लर्ट करना है या और कुछ करना है, मैं आया हूँ यहाँ जीतने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि उस लड़की के यहाँ फायर स्पिरिट होती है और वो यहाँ ये भी रिवील कर देती है कि उसने स्टेट ऑफ माइंड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब ये सुन के तो सारे चौंक जाते हैं कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड के सेकंड ग्रेड लेवल पे है। इसका मतलब है कि इसने अब तक के अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा था, जिसपे उसकी जो सपोर्टर या कह सकते हैं कि टीचर होती है वो उससे कहती है कि इसमें हाइड करने की क्या बात थी। जियाओ को कोई ऐसा ओपोनेंट आज तक मिला ही नहीं जो उसकी स्ट्रेंथ को इस तरह से रिवील करवा पाता, क्योंकि अब तक जितने भी ओपोनेंट से उसका सामना हुआ है सारे के सारे उससे नीचे लेवल के थे। यहाँ पे वो जो ब्लैंड एल्डर होते हैं वो जियाओ की तारीफ करने लगते हैं ये कहते हुए कि इसने स्टेट ऑफ माइंड के लेवल के टोटल 3 ग्रेड्स होते हैं, जिनमें से ये इतनी यंग होते हुए भी इसके सेकंड ग्रेड के लेवल पे इसने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और इसके ये जो कल्टीवेशन स्पीड है मुझे लगता है कि इस पूरे कॉलेज में तो एक रिकॉर्ड कायम करती है। अब यहाँ ये दोनों अपनी अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हैं और यहाँ इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब ये दोनों यहाँ अपने मार्शल आर्ट्स के जरिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ दोनों की पावर्स ही एक समान होती है, तो फिर यहाँ अपने ये दूसरे स्किल को यूज करते हैं, जहाँ पे जियाओ जो होती है अपनी फायर स्पिरिट फीनिक्स को सम्मन करती है। अब शी हुआंग अपने अर्थ स्पिरिट वो ग्रिजली बेयर को सम्मन करता है, जिसे देख करके बाकी सारे स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये जो उसका रैम्पेज बेयर होता है वो अब हाइट में 5 मीटर्स और बढ़ चुका था और यहाँ 1 मीटर के उसकी हाइट में 10,000 कैटीज की स्ट्रेंथ होती है। प्लस यहाँ शी हुआंग के पास उसकी ओन फाउंडेशन की भी पावर होती है, जिससे वो यहाँ सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब ये देख के यहाँ सारे लोग अमेज्ड हो जाते हैं और यहाँ शी हुआंग को किंगली स्पिरिट कहने लगते हैं। ड्रैगन गार्ड भी जो होता है वो डीन से कहने लगता है कि अभी अभी इसका ग्रिजली बेयर तो 10 मीटर्स था, ये रातों रात 5 मीटर कैसे बढ़ गया। तो डीन आखिर तुमने इस पे क्या ही स्पेशल इफेक्ट किया है जिससे इसके स्पिरिट में इतना पोटेंशियल आ गया और ये मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। जिस पे डीन उससे कहते हैं कि क्या होगा अगर ये ओल्ड गाय तुम्हें इसका जवाब ना देना पसंद करे तो। अब सीन वापस से फाइट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम जियाओ को देखते हैं कि जो अपने शॉट में फ्लेम को भी ऐड कर देती है और ये शॉट सीधा जाके उसके ग्रिजली बेयर पे अटैक करती है, लेकिन यहाँ शी हुआंग अपने टेयर द माउंटेन टेक्निक से उसे एक पल में ही क्रश कर देता है। अब यहाँ हम जियाओ को पूरी तरह से एक फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होते देखते हैं, लेकिन ये जो फिनिक्स होता है वो शी हुआंग के ग्रिजली बेयर के सामने भी बहुत छोटा था। अब जैसे वो उस पे अटैक करती है शी हुआंग उसके अटैक को रोक लेता है और यहाँ पे 1 मिनट के लिए मानो सन्नाटा पसर जाता है और ये सस्पेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि आखिर इसके बाद वहाँ पे होगा क्या। कि तभी हम देखते हैं कि शी हुआंग अब उस पे एक जोरदार अटैक करता है, जिससे जियाओ की यहाँ पे जो स्पिरिट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे शी हुआंग अपने अर्थ ट्रैपलिंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो जो अर्थ होती है वो क्रिस्टल को चीरते हुए फट जाती है, जो जाके सीधा हिट करती है जियाओ को। जैसे हमें लगता है कि अब जियाओ एक धमाकेदार अटैक फिर से करने वाली होगी, वो एकदम शांत मन से यहाँ कहती है कि मैं हार गई और उसके यहाँ सरेंडर करते ही हम देखते हैं शी हुआंग भी अपने ट्रू फॉर्म में आता है। यहाँ शी हुआंग उसके साथ फाइट करते हुए अपने आप को आभार प्रतीत करवाता है। इसमें जियाओ से कहती है कि इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं और याद रखना कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे दोबारा चैलेंज एक न एक दिन जरूर करूंगी जब मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए एक न्यू कल्टीवेशन लेवल पे पहुंचूंगी। जिसमें शी हुआंग उससे कहता है कि मैं उस चैलेंज का बेसब्री से इंतजार करूंगा। आगे वो वहाँ से चली जाती है और बाकी स्टूडेंट यहाँ शी हुआंग के लिए चीयर करने लगते हैं और इसी चीयरिंग के साथ ही देखते हैं गाइस कि हमारा ये एपिसोड भी हो जाता है फिनिश। से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखाया जाता है देखा था कि तियानबे एकेडमी में अब सेमीफाइनल्स का राउंड भी खत्म हो चुका होता है। अब इससे पहले कि चैंपियनशिप का प्रोसेस आगे बढ़ पाता, वहाँ पे 9th प्रिंस जिनका नाम चैंग कॉन्ग है वो अपने चमचों के साथ अपेयर होता है। यहाँ पे वो खुलेआम ये चैलेंज करता है कि शी हुआंग बिल्कुल भी सुचेबल नहीं है तियानजाओ बनने के लिए और इसीलिए वो शी हुआंग को नीचा दिखाने के लिए उसे अछूता कह रहा होता है। जैसे शी हुआंग को यहाँ यू चैन बताती है कि तुम्हारे तियानजाओ बनने के कारण ये तुमसे चिढ़ा हुआ है। आगे वो ये भी बताती है कि ये यांग शिनजाओ का ओनली स्टूडेंट भी है। अब ये यांग शिनजाओ वही होता है जो इस तियानबे एकेडमी के सबसे पहले जो डीन लू लिंगशी होती है इसे चैलेंज करने के लिए इस एकेडमी में आता है और यहाँ उसके सामने हार जाता है। लेकिन यहाँ वो जाने से पहले डीन लू लिंगशी को ये धमकी देके जाता है कि वो अपना एक ऐसा जीनियस स्टूडेंट तैयार करेगा जो इस एकेडमी में वापस आएगा और उस
एक्सकैलिबर शॉर्ड को उसके मॉन्यूमेंट से बाहर निकालेगा। प्रिंस के ये जो 9th प्रिंस का जो टीचर होता है यांग शैनजी, वो बुरी तरीके से डीन से हार चुका था, इसलिए वो अपनी शर्मिंदगी को हटाने के लिए इसे अपना स्टूडेंट चूज करता है ताकि वो एक दिन तियानबे एकेडमी में जाके अपनी एम्बेरसमेंट का बदला ले सके। यहाँ पे इनके बीच ये चर्चा होने लगती है कि एक औरत ने एक आदमी को हरा दिया। उस आदमी के द्वारा चूज किया गया स्टूडेंट यहाँ पे अपना रिवेंज लेने आया है। तो किस हिसाब से यांग शैनजाओ अपने आप को वॉरियर कहता था, क्योंकि यहाँ सभी को पता होता है कि इस एकेडमी के जो फर्स्ट डीन लू लिंगशी होती है वो अचानक से डिसअपियर हो जाती है, इसलिए वो हमारी इस एकेडमी में आज ये चैलेंज लेकर आए हैं। तभी डीन यहाँ उनके बचाव में आते हैं और कहते हैं कि भले ही यांग शैनजाओ का जो ओनली स्टूडेंट 9th प्रिंस है उसने उसकी पावर्स को इनहेरिटेंस किया है, लेकिन यहाँ उस बैटल के दौरान जो मिस्टीरियस आदमी ने हम पे अटैक किया था वो ये 9th प्रिंस के पीछे छुप रहा वो गार्ड ही है। कि मैंने इसकी कद काठी को अच्छे से देखा और मैंने उस दिन इसके क्लॉक को भी डिस्ट्रॉय किया था। भले इसने अपने चेहरे को एक मास्क से छुपाया हुआ था, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये वही आदमी था। अब यहाँ शी हुआंग ये समझ जाता है कि वो 9th प्रिंस है जो ये चाहता है कि हमारी ये एकेडमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसमें वो 9th प्रिंस बड़ा ही घमंडी होता है क्योंकि उसे अपने प्रिंस होने का बड़ा ही गुरूर था। वो यहाँ पे शी हुआंग से कहता है कि अपने आप को खुश नसीब समझो कि मैंने तुम्हें अपना कुत्ता मान लिया है, तो अपने मास्टर के पास आ जाओ और अगर तुमने मुझे नाराज करने की कोशिश की ना तो इसका परिणाम क्या होगा तुम अच्छे से जानते हो। आगे वो 9th प्रिंस जो कि उस ड्रैगन गार्ड से भी सुपीरियर होता है उसे ये ऑर्डर देता है कि मैं उस ली जीजी के डेथ का हर्जाना मांगता हूँ, और वो ये है कि शी हुआंग के पेरेंट्स को अभी के अभी जेल में बंद कर दिया जाए ताकि वो जो उसका मर्डरर शी हुआंग है उस पर कार्रवाई हो सके और वो यहाँ से कहीं भाग ना सके। यह शी हुआंग गुस्से से बेकाबू हो जाता है और वो उस प्रिंस को घूर के देखने लगता है। तभी जो उसका गार्ड वो मिस्टीरियस मैन होता है वो शी हुआंग पे अटैक करता है, लेकिन इसके अटैक को पूरी तरह से डीन नलिफाई कर देते हैं। वो उस मिस्टीरियस मैन का नाम जी होता है जो कि पूरे राजघराने का गार्ड था। आगे वो प्रिंस ये कहता है कि चलो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को प्रिजन में नहीं डालता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने फोरहेड पर कुत्ता लिखवाना होगा और अपने घुटने टेकते हुए मुझसे माफी भी मांगनी होगी। जिसपे यूजन उसे कहती है कि अगर आप यहाँ जो कर रहे हैं इस कारनामे को मैजेस्टी का पता चला तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको माफ करेंगे। जिसपे 9th प्रिंस कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है और यहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे ये करने से रोक सके। जिसपे यहाँ यूजन उसे ये सजेस्ट करती है कि एम्पायर ही ट्रू टैलेंट्स को रिक्रूट करती है और तियानजो बनने के लिए तियानजो असेसमेंट के टोटल 5 लेवल्स होते हैं। सो तुम केवल 3 लेवल्स में ही पास हो जाओ तो तुम्हें नॉर्थ एम्परर ऑफ तियानजो की उपाधि दे दी जाएगी, और अगर इसके 4th लेवल को पार कर जाते हो तो तुम्हें इसके एडवांस इंपीरियल तियानजो एकेडमी में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, और अगर तुम 5 लेवल्स को पार करते हो तो फिर तुम्हें सन ऑफ हेवन की उपाधि दी जाएगी, साथ ही तुम्हें लिटिल गॉड ऑफ वॉर का भी टाइटल दिया जाएगा। आगे डीन यहाँ शी हुआंग से पूछते हैं क्या तुम इस कंपटीशन के लिए तैयार हो, जिसपे शी हुआंग उनसे कहता है कि मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। आगे यूजन यहाँ पर प्रिंस को ये कहती है कि अगर तुम अब भी डर रहे हो तभी भी वक्त है, इसको रोक सकते हो, और मैं तुम्हें यहाँ फ्री का एडवाइस देती हूँ कि इससे पहले कि लोग तुम्हें मारने पीटने लगे, अपना गुस्सा तुम पे निकालने लगे, यही सही वक्त है, यहाँ से चले जाओ। जिसपे वो 9th प्रिंस उसे जवाब देता है कि इन अछूतों के गुस्से से भला कौन डरता है, और इनका जो गुस्सा है वो मेरे लिए किसी जोक से कम नहीं। और तियानजो का जो असेसमेंट मेथड है उसमें जो डेथ रूल्स है वो हर डायनेस्टी के एम्परर ही डिसाइड करता है, और भले ही एक प्रिंस होने के नाते मैं इसे डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन शी हुआंग तुम मेरा कुत्ता बनने के लिए तैयार रहना। इसमें शी हुआंग उसे ये चैलेंज कर देता है कहते हुए कि देखो मैं तुम्हारे साथ अभी कैसे अपना स्कोर सेटल करता हूँ। अब ये सुन के जो मिस्टीरियस मैन जी होता है वहाँ शी हुआंग पे अटैक करने आता है, लेकिन तभी जो डीन होते हैं वो उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। आगे यहाँ तियानजो का असेसमेंट शुरू हो जाता है, अब सारे लोग उस मॉन्यूमेंट के पास आके खड़े हो जाते हैं। आगे यहाँ डीन शी हुआंग से कहते हैं कि तुम्हारा नाम इस तियानजो मॉन्यूमेंट पे इंग्रेव है, तो तुम सिर्फ यहाँ पर अपना हाथ रखो और अपनी स्ट्रेंथ से इसमें ये मैसेज ट्रांसफर करो कि तुम ऑफिशियली तियानजो असेसमेंट मेथड स्टार्ट करना चाहते हो। आगे हम देखते हैं कि शी हुआंग के ऐसा करते ही उसे एक वार्निंग दी जाती है कि इस तियानजो एग्जामिनेशन को शुरू करना लाइफ एंड डेथ का खेल है, तो क्या तुम फिर भी इसे स्टार्ट करना चाहते हो। जिसपे शी हुआंग हाँ में जवाब देते ही वो उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, जिसे देख के वो 9th प्रिंस कहने लगता है कि तुम बस इंतजार करो, वो जल्द ही वहाँ से मरा हुआ वापस आएगा। जिसपे यूफी उसे चिढ़ते हुए कहती है कि तुम बस देखो कि वो कैसे वापस आता है और तुम्हारा काम तमाम करता है। अब यहाँ जो ड्रैगन गार्ड होते हैं और बाकी सब यही सोच रहे होते हैं क्या शी हुआंग फिर से दोबारा वो मिरेकल कर पाएगा, जिसपे डीन यहाँ विश्वास के साथ कहते हैं कि वो जरूर कर पाएगा। आगे उस असेसमेंट का 1st लेवल शुरू हो जाता है, जिसे देखते ही वो 9th प्रिंस कहने लगता है कि ये इसके 1st लेवल को भी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अब तक ये नहीं जानता कि तियानजो असेसमेंट के मेथड में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ सबके चेहरे एक ही साथ देखने लायक होते हैं, सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, और यहाँ शी हुआंग इतनी जल्दी उसके 1st लेवल को पार कर जाता है। जिसमें डीन प्रिंस की ओर देखते हुए
कहते हैं कि अब किसी को एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे पड़ने वाला है, जिसपे वो ड्रैगन गार्ड कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये थप्पड़ कितना ज्यादा बुरा होता है क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि शी हुआंग पहले से ही तियानजाओ के तीनों लेवल को आसानी से पार कर चुका होता है, जिसके कारण ड्रैगन गार्ड को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, जो कि हम लोग पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। तो गाइस यहाँ 9th प्रिंस के चिढ़े हुए फेस के साथ ही हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है शी हुआंग होता है, उसके तियानजाओ बनने के कारण वो 9th प्रिंस काफी खुन्नस में होता है और यही कारण होता है कि वो बार बार उस पे जानलेवा हमले करवा रहा होता है। यहाँ वो अपने प्रिंस होने का गलत फायदा उठाते हुए शी हुआंग और उसकी फैमिली को सजा देना चाहता था, वो उसे अपना कुत्ता बनाना चाहता था। लेकिन यहाँ तियानबे एकेडमी के लोग इसके सामने तन जाते हैं और इन दोनों की ये कॉन्फ्लिक्ट का ये सजेशन निकलता है कि वो तियानजाओ असेसमेंट फिर से कराया जाए, जिसके कुल 5 लेवल्स होते हैं। इन दोनों में से जो इसके लेवल्स आसानी से पार कर जाएंगे उसे हेवनली ड्रैगन एम्पायर का एम्पायर बना दिया जाएगा, और चाहे वो कोई भी प्रिंस और किसी भी राजा का बेटा रहे, वहाँ पे उसकी एक नहीं चलेगी। अब चूंकि शी हुआंग ये पहले से तियानजाओ होता है, इसलिए सिर्फ वो ही इस असेसमेंट को अनलॉक कर सकता है। जैसे ही वो उस मॉन्यूमेंट पे लिखे अपने नाम पे हाथ रखता है, हम देखते हैं कि शी हुआंग उस असेसमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पे फर्स्ट राउंड शुरू होता है। और ये राउंड होता है अंडरस्टैंडिंग का, मतलब कि उसे कुछ स्क्रॉल्स दिए जाएंगे जिनका मतलब समझ के उसे एक पहेली की तरह पूछना है। और ये लेवल काफी आसान होता है, जिसमें सिर्फ मात्र उन स्क्रॉल्स पे लिखे हुए स्पिरिचुअल स्किल्स को समझना होता है। अब शी हुआंग के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होता है और इसे देखते ही वो समझ जाता है कि यही तो मैं चाहता था, क्योंकि जैसे ही हम जानते हैं कि उसके पास पहले से ही ये पावर होती है कि वो किसी भी टेक्निक को या स्किल को देख करके आसानी से समझ सकता है, इवन उसे याद भी कर सकता है मिनटों में। वो अपनी इसी टेक्निक का यूज करते हुए वो झटपट से इस लेवल को आसानी से पास कर लेता है। अब यहाँ पे उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि तुमने मात्र एक नजर में ही इसे बड़ी बखूबी से अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, इसलिए तुम यहाँ पास किए जाते हो। जिसपे शी हुआंग अपने आप में सोचने लगता है कि जाहिर है मेरे पास मैजिकल स्किल को रीड करने का इतना अच्छा टैलेंट है। अब यहाँ शी हुआंग ये सोच के काफी खुश हो जाता है कि एक तो वो आसानी से ये लेवल को पास कर गया, साथ ही उस स्पिरिचुअल स्किल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद उसे वो ट्रिपल पावर स्टैग भी मिल गया। तो जब मैं उस 9th प्रिंस को हराऊंगा तो उसके चेहरे पे जो थप्पड़ पड़ेगा ना, वो तो देखने लायक होगा। अब आगे सेकंड लेवल का टेस्ट होता है, जो कि स्पिरिचुअल पोटेंशियल टेस्ट होता है। मींस कि अगर उसमें ऐसी पोटेंशियल है जिससे ये स्पिरिचुअल चेंज को हैंडल कर पाए तो वो यहाँ पे पास हो जाएगा। लेकिन उसमें इनफ पोटेंशियल नहीं है तो वो यहाँ पे फेल नहीं होगा, बल्कि यहाँ उसे अपनी जान से ही हाथ धो बैठना होगा और यहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल डेथ हो जाएगी। ये सुन के तो शी हुआंग कहने लगता है कि ये इस लेवल का सबसे क्रूर और मुश्किल टेस्ट होने वाला है। हम देखते हैं कि वहाँ पे धरती में एक कंपन होता है और आसमान से इलेक्ट्रिक वेव उस टेम्पल पे गिरती है, जो कि ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड जनरेट कर रही होती है जिसे सहना बहुत मुश्किल होता है। और इसे सुनते ही किसी का भी दिमाग चकरा जाए और उसे ब्रेन हैमरेज हो जाए। ये जो साउंड होती है वो सच में बहुत चिड़चिड़ाने वाली होती है। यहाँ पे जो शी हुआंग होता है अपनी ग्रिजली बेयर को एक्टिवेट करता है, अपने एक खूंखार रोर के साथ वो इस साउंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उसके लिए भी इस स्प्रिंग थंडर की पावर वॉइस को सह पाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि इस साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वहाँ पे थंडर लाइटनिंग भी होने लगती है और इस रेन फॉर्मेशन से बचने के लिए शी हुआंग वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है, जिससे लगातार उसकी जो बेयर होती है वो उस फॉर्मेशन पे अटैक करने लगती है। आगे शी हुआंग कल्टीवेट करते हुए अपने स्पिरिट को रिफाइन कर लेता है और वो चढ़ जाता है अपनी ग्रिजली बेयर पे। इसके बाद वो खुलेआम उस बादल को चेतावनी देने लगता है कि चलो मैं एक्सरसाइज करने के लिए आ गया हूँ, अब देखते हैं कि तुम में कितना दम है, जिसके कारण सारी की सारी लाइटनिंग और थंडर सिर्फ शी हुआंग पे अटैक करती है। इस अटैक को वो पूरी तरह से सहन कर लेता है और यहाँ उसे महसूस होता है कि वो पहले से ज्यादा और पावरफुल हो चुका है। अब यहाँ अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। वहाँ पे एक अनाउंसमेंट उसे सुनाई देती है कि ऑल्दो तुम में तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन तुम में पोटेंशियल अनलिमिटेड है, इसलिए तुम इस लेवल पे भी पास किए जाते हो और तुम्हारा ये जो अर्थ बेयर है वो अर्थली स्पिरिट के बेयर किंग से भी ऊपर है। अब ये सुन के यहाँ शी हुआंग ये समझ जाता है कि उसका ये जो ग्रिजली बेयर है वो इस स्पिरिचुअल रेल्म में उसकी जो पावर है वो 30,000% से बढ़ चुकी है। और उसके जो ग्रिजली बेयर जो पहले सिर्फ 15 मीटर्स तक की जिसकी हाइट थी, अब वो 30 मीटर्स तक पहुंच गई है। हाँ, वो एक्साइटमेंट में अपने आप से ही कह रहा होता है कि अब 9th प्रिंस मैं तो वेट नहीं कर सकता तुमसे अब फाइट करने को। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3rd लेवल की शुरुआत होती है, जो कि एक होता है कॉम्पैक्ट असेसमेंट। अब यहाँ पे एक ओल्ड मैन अपेयर होता है जिसकी स्पिरिचुअल स्पिरिट एक वुड स्पिरिट होती है। आगे वो शी हुआंग से कहता है कि अगर तुम्हारी अर्थ स्पिरिट ने मेरे इस वुड स्पिरिट को परजिस्ट कर लिया, मींस के आसानी से हरा दिया,
तो तुम यहाँ पे पास हो जाओगे और मैं इस मॉन्यूमेंट का हजारों सालों से गार्डियन रहा हूँ, और अगर इस बैटल में तुम फेल होते हो तो तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे। तो यही जानते हुए तुम्हें ये 3rd लेवल का टेस्ट देना होगा, तो क्या अब तुम रेडी हो इसके लिए? जिस पे शी हुआंग उसे कहता है कि मैं तैयार हूँ फाइट करने के लिए, और दोनों ही अटैक कहते ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। यहाँ दोनों अपनी अपनी जो स्पिरिचुअल स्पिरिट्स होती हैं उसे एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ हमें इन दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग सी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ वो ग्रिजली बेयर जैसे ही उसके वुड स्पिरिट पे अटैक करने वाला होता है वो एकदम हवा की झोंकी की तरह वहाँ से गायब हो जाता है, और यहाँ पे उस बेयर पे अचानक से काउंटर अटैक करता है। लेकिन जो हमारा बेयर होता है वो आसानी से इसके अटैक को डॉज कर लेता है अपने आर्मर की मदद से। लेकिन जैसे वो ग्रिजली बेयर उसे अपने पंजों में जकड़ता है, हम देखते हैं कि वो वहाँ से भी छूमंतर गायब हो जाता है, जिसमें वो ओल्ड मैन अब अपनी दूसरी टेक्निक आजमाता है। वो अपनी वुड स्पिरिट का यूज करते हुए ग्रिजली बेयर के आसपास बहुत सारे ब्रांचेस को इकट्ठा कर देता है। इस पर शी हुआंग उसे कहने लगता है, क्या तुम भूल गए हो कि मेरे पास 30,000% की स्ट्रेंथ है, तो मैं तुम्हारी इस ट्रैप से आसानी से बाहर आ जाऊंगा। अब यहाँ देखते हैं शी हुआंग अपने इस स्ट्रेंथ का यूज करते हुए वो उन पेड़ों के जंजाल से तो बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही उस ओल्ड मैन का वुड स्पिरिट एक शॉट से अटैक करने वाला होता है कि यहाँ पर शी हुआंग का ग्रिजली बेयर अपने आर्मर से उसके अटैक को डॉज करता है, जिसपे वो ओल्ड मैन एक मंत्र बोलने लगता है, और इस मंत्र के बोलते ही उसके जो ट्रीज होते हैं वो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और जो उसकी शॉट होती है वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर जाती है। ये सारे मिल करके शी हुआंग के ग्रिजली बेयर पे अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ शी हुआंग भी उसके पास जो अभी अभी उसने गेन किया था उस पावर को यूज करता है, जो कि उसका होता है ट्रिपल बेयर किंग पावर। अब इस पावर का यूज करते ही वो आसानी से उस टाइगर को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, जिसमें वो अब वुड स्पिरिट और ड्रैगन एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं, और यहाँ पे वो ओल्ड मैन एक और मंत्र का यूज करते हुए अपनी 10,000 ट्री की स्ट्रेंथ जो होती है उस वुड स्पिरिट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन यहाँ शी हुआंग मेरे सबसे फेवरेट मूव का इस्तेमाल करता है, जो कि होता है अर्थ ट्रैम्पलिंग। इसमें बहुत सारे रेड क्रिस्टल जमीन को फाड़ते हुए निकलते हैं और वो वुड स्पिरिट पे अटैक करते हैं, जिसमें वो उस टेंपल में गिर जाता है, और आगे शी हुआंग का ग्रिजली बेयर एक लास्टली अटैक उस पे करने वाला होता है कि हम देखते हैं वो उसका वुड स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाता है। ओल्ड मैन अब यहाँ शी हुआंग से कहने लगता है कि 500 साल में तुम मुझे हराने वाले वो 9वें इंसान हो। आगे वो यहाँ पे अपनी हार करते हुए उसे कांग्रेचुलेट करता है कि तुम इस लेवल को पास आउट करते हो, आज के बाद से तुम हेवनली ड्रैगन एम्पायर के नॉर्दर्न एम्परर के तियानजाओ कहे जाओगे। अब यहाँ पे हम शी हुआंग को देखते हैं कि उसे एक टाइटल दे दिया जाता है, जो कि होता है नॉर्थ लैंड का तियानजाओ। इसके साथ ही गाइस हमारे ये एपिसोड का भी यहीं पे होता है समाप्त, और ये खत्म होता है, और हम अगले एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं। आगे एपिसोड शुरू होता है जहाँ शी हुआंग ये सोचता है कि अब भी मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे उस 9th प्रिंस का मुकाबला करना है, और अगर वो 9th प्रिंस हुआ तो क्या हुआ, मैं किसी भी हाल में उसके सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। अब ये सोचते हुए शी हुआंग उस गार्डियन से कहता है कि मुझे 4th लेवल के बारे में बताओ, जिसमें गार्डियन उसे कहता है कि तुम पहले से ही नॉर्थ लैंड के तियानजाओ एम्परर बन चुके हो। आगे के लेवल्स बहुत ही कठिन है, जो कांटों से भरे हैं, और तुम चाहो तो यहीं से वापस जा सकते हो। अब इसके लिए तुम्हें एक और ऑप्शन दिया जाता है, इन 2 लेवल्स को जो कि 4th और 5th है, इन्हें तुम हाइड कर सकते हो और यहाँ से इस किताब के साथ ही वापस लौट सकते हो। जिस पे शी हुआंग ये सोचते हुए कि वो सिर्फ यहाँ पे अकेला नहीं है, बल्कि उसके पेरेंट्स की भी जान यहाँ पे दांव पे लगी है, क्योंकि 9th प्रिंस ने उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी मारने की धमकी दी है। इसलिए वो अभी सिर्फ 3 लेवल को पास करके अपने इस अचीवमेंट को एक्सपोज नहीं कराना चाहता, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सेव करना है और मैं इससे भी बड़ा अचीवमेंट पाना चाहता हूँ। इसलिए वो ये चूज करता है कि अभी फिलहाल के लिए उसने जो 3 लेवल्स पास किए हैं वो सबके सामने हाइड कर दिए जाएं, और आगे के लेवल्स के लिए वो एग्जामिनेशन देना चाहता है, जिसपे वो गार्डियन उसे कहता है कि जब तुमने यही चूज किया है तो 4th लेवल को पास करते ही तुम्हें प्राइड ऑफ एम्परर का नाम दिया जाएगा। लेकिन फिर सिर्फ तियानजाओ एकेडमी के 3 ही होंगे जो इस रिजल्ट को देख पाएंगे अगर तुमने इसे हाइड करने का चूज किया है। अब शी हुआंग को इसके लिए कोई एतराज नहीं होता है और वो 4th लेवल को स्टार्ट करने की अपील करता है। आगे हम देखते हैं कि अब गार्डियन 4th लेवल को स्टार्ट करता है, जो कि शी हुआंग की नेचर ऑफ स्पिरिट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वहाँ पे एक एंशिएंट रॉक अपीयर होता है, जो कि उनके पावर और स्ट्रेंथ को ट्रेजर करने की डिवाइस होती है। अब ये देख के तो शी हुआंग के साथ मैं भी यहाँ पे हैरान हूँ कि जो 4th लेवल है वो और भी ज्यादा भयानक और
खतरनाक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ उसके स्ट्रेंथ और पावर को मेजर करने का डिवाइस आ गया है। जिस पे शी हुआंग उससे कहने लगता है, क्या मुझे इसे डायरेक्टली हिट करना होगा? अभी अभी तो तुमने कहा था कि आगे आने वाले रास्ते बहुत ही खतरे से भरे हैं, तो क्या मुझे बस सिर्फ इतना ही करना है? उधर से कुछ जवाब ना आते देख यहाँ शी हुआंग अपने ग्रिजली बेयर को एक्टिवेट करता है और उस पावर मेजरिंग रॉक पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करता है, जिसपे उसके एक ही अटैक में उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ मेजर की जाती है जो कि 30,000% से भी ज्यादा होती है। यहाँ पे गार्डियन उसकी स्ट्रेंथ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कहता है और वहाँ पे ये अनाउंसमेंट होती है कि तुमने आसानी से ये 4th लेवल को भी पास कर लिया है। जिसपे यहाँ शी हुआंग सोचने लगता है कि तो क्या बस ये इतना ही सिंपल था और मैं इतनी आसानी से प्राइड ऑफ द एम्परर बन गया? शी हुआंग कहता है कि मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ और 5 लेवल को स्टार्ट करने की अपील करता है। जिसपे वो गार्डियन शी हुआंग से वहाँ पे एक सवाल पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी की एस्पिरेशन मीन्स आकांक्षा या तमन्ना क्या है? अब ये सवाल तो लगता बहुत सिंपल है, लेकिन कईयों के पास इसके वाकई में जवाब नहीं होते। तो वो आखिर अपनी लाइफ में क्या डिजायर करते हैं, क्या पाना चाहते हैं? लेकिन यहाँ शी हुआंग का बस एक ही मोटिव होता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उसे ये जवाब देता है कि मैं किसी भी हाल में किसी से भी बुलीड नहीं होना चाहता, ना कोई मुझे बुली करे और ना ही मेरी कंट्री को। इस पे अब गार्डियन उसे पूछने लगता है कि क्यों नहीं तुम्हें कोई बुली कर सकता? जिसपे शी हुआंग उन्हें जवाब देता है कि मैं चाहता हूँ कि इस 5 एलिमेंट वर्ल्ड में सभी लोग मेरा नाम याद रखें और कोई भी किसी को बुली ना करे, क्योंकि मैं सब ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब इस सीरीज के स्टार्टिंग में शी हुआंग का यही डिजायर और मोटिव होता है। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं जहाँ वो गार्डियन उससे पूछता है कि अगर गॉड सारे ह्यूमन बींग्स को बुली करना चाहे तो? जिसपे शी हुआंग यहाँ पर एग्रेसिव होते हुए कहता है कि मैं इसे भी अलाउ नहीं करूंगा और मैं अपनी आखिरी सांस तक गॉड भी अगर हो ना तो भी मैं उनसे फाइट करूंगा। इस पे गार्डियन उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम गॉड को रेजिस्ट करो, ये तुम जान लो कि गॉड तुम्हें यहाँ किल कर सकते हैं। जिसपे शी हुआंग उसे कहता है कि अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं फाइट करते हुए मरूं, चाहे मुझे अकेला ही इस गॉड के सामने क्यों ना खड़ा होना पड़े, तब भी मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। इस पे गार्डियन जोर जोर से हंसने लगता है और हम देखते हैं कि पूरी धरती में कंपन पैदा हो जाता है। अब यहाँ पे अपेयर होती है कि मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि मात्र उसके हाथ को ही हिलाने से वहाँ एक बहुत बड़ी एनर्जी का वेव जनरेट हो जाता है। यहाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन शी हुआंग से कहता है कि जल्द से जल्द अपने घुटने टेको। अब शी हुआंग यहाँ भी बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, लेकिन उस एनर्जी के कारण उसे पूरी तरह से बाधित कर दिया जाता है। यहाँ शी हुआंग अपनी घुटने टेक देता है। तभी शी हुआंग को एक विजन आता है कि कैसे उसके जो एंसेस्टर होते हैं, जो प्रीवियस शॉर्ड ऑफ गॉड पोजिन होते हैं, उन्होंने कैसे उन डोमिनेटिंग गॉड्स को किल किया था और इस 5 एलिमेंट वर्ल्ड को सेव किया था उनके अत्याचारों से। अब शी हुआंग ये सोचते हुए कि जब शॉर्ड ऑफ गॉड ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हम यहाँ शी हुआंग की विल पावर को देखते हैं जो एकाएक बढ़ जाती है और वो उस ट्रांसफॉर्मेशन के सामने खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे हम इन दोनों की फाइट देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो जो ट्रांसफॉर्मेशन शी हुआंग पे अटैक करता है, एक्सकैलिबर शॉर्ड शी हुआंग के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। अब शी हुआंग यहाँ काफी हिम्मत दिखाते हुए, जो कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के सामने एक चींटी की तरह होता है, फिर भी उस पे जैसे ही अटैक करता है, देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हवा में डिसअपियर हो जाती है। वहाँ पे स्पिरिचुअल फॉर्म में बहुत सारी रोशनी नजर आती है। यहाँ शी हुआंग के लिए एक अनाउंसमेंट होता है कि तुमने अपने डर पे पूरी तरह से काबू पा लिया है, इसलिए अब तुम लेवल 5 को पास करते हो और इसे पास करते ही तुमने एक खिताब हासिल किया है जो कि एक फेयरलेस गॉड का है। अब तुम्हें इस टाइटल के साथ साथ सन ऑफ हेवन का भी टाइटल दिया जाता है। अब यहाँ पे शी हुआंग को एक स्पेशल बैच प्रोवाइड की जाती है। अब इसे देते हुए वो गार्डियन बताता है कि ये बैच जिसके पास होगी उसे एक स्पेशल मैजिकल स्किल भी दिया जाएगा, जो कि होता है फेयरलेस महामुद्रा का स्किल। इसे लेते ही शी हुआंग यहाँ पे डिटरमाइन हो जाता है कि अब मेरी बैकग्राउंड को लेकर के कोई मुझे बुली नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे हम बड़े से हाथ को अपेयर होते देखते हैं, जो कि उसे स्पेशल महामुद्रा का स्किल दे देता है। आगे वो गार्डियन यहाँ उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुमने ये 5 लेवल्स क्यों पास कर लिए हैं और तुम्हारे नेम को एज अ लिटिल गॉड ऑफ वॉर की तरह इंटाइटल भी किया गया है। शी हुआंग उसे कहता है कि हो सकता है मैंने अपनी करेज और हिम्मत से इसे पास किया हो। जिसपे वो गार्डियन उसे जवाब देता है कि ये जवाब सही नहीं है, तुम्हारे यूथफुल टेम्परमेंट के कारण तुमने ये लेवल्स पार किए हैं। अब हम देखते हैं कि गार्डियन के इस जवाब के साथ ही शी हुआंग रियल वर्ल्ड में वापस आता है, जहाँ पे सारे लोग उसके लिए रूटिंग करते हैं कि शी हुआंग सक्सेसफुल हुआ और वो अब इस तियानबे एकेडमी का पहला नॉर्थ एम्परर तियानजाओ बन चुका है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में ये करने वाला पहला ह्यूमन शी हुआंग ही है।
सारे लोग यहाँ पे काफी खुश हो रहे होते हैं कि अब यहाँ नॉर्थ एम्परर तियानजाओ का जन्म होता है, जो कि उस 9th प्रिंस को तो अपनी मुट्ठी तले कुचल देगा। इस पे वो 9th प्रिंस कहने लगता है कि नॉर्थलैंड का तियानजा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इसमें प्राउड फील करो, क्योंकि मेरी नजरों में गॉड की अहमियत एक चींटी की तरह है जिसे मैं यूं मसल सकता हूँ। तो शी हुआंग उसे कहता है कि तुम्हारी नजरों में भले इसकी अहमियत ना हो, लेकिन अब तुम अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके मुझे किसी भी हालत में सप्रेस नहीं कर सकते। अब आज और फाइटिंग एरिना में इस बात को मैं साबित कर देता हूँ कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। इस पे वो 9th प्रिंस कहने लगता है कि तुम मेरे सामने, जो कि एक बैंडे का तियानजाओ है, एरोगेंट बनने की हिम्मत कर रहे हो। जिसपे शी हुआंग कहता है कि मैं बनने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, मैं हूँ ही एरोगेंट, तो तुम मुझसे एक एक हाथ फाइट क्यों नहीं करते। जिसपे वो 9th प्रिंस उसे कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं तुमसे फाइट करूं। तुम जैसे लोग तो मेरे लिए बस एक चींटी के जैसे हैं, तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। आगे वो अपने बंदे को ये ऑर्डर देता है कि इस शी हुआंग को तब तक मारो जब तक ये तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक करके दया की भीख ना मांगे, और इसे उस समय तक टॉर्चर करते रहो जब तक कि ये मेरा गुलाम ना बन जाए और इसके माथे पे मैं स्लेव नाम का कुत्ता ना लिख दूं। तो अब वो बंदा यहाँ पे अपने हाईनेस का ऑर्डर फॉलो करते हुए मैदान में आ जाता है, लेकिन यहाँ शी हुआंग सभी अपने दोस्तों से कहता है कि इस फाइट के दौरान कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं कि वो बंदा फिर से यहाँ डायलॉग बाजी करने लगता है। शी हुआंग से कहता है कि उसके हाईनेस ने उसका फेस मांगा है, कि वो उसके पूरे फेस पे टैटू करवाना चाहते हैं, वो भी कुत्ते के नाम का, और तुम अपने आप को बहुत लकी समझो कि मेरे हाईनेस ने तुम्हें अपना स्लेव बनाने के बारे में सोचा है, लेकिन तुम जैसे अछूतों को तो मैं यूं ही किल कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो बंदा अपने गोल्डन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, क्योंकि एक खूंखार जंगली हाथी का होता है, और तेजी से वो शी हुआंग की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर शी हुआंग को हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने ग्रिजली बेयर को एक्टिवेट करता है, उसका ये जो बेयर है उस हाथी को पकड़ पकड़ के जो कूटता है जैसे कोई बच्चा खिलौने को कूट रहा हो। ये देख के सबसे ज्यादा हैरान परेशान तो वो बंदा होता है, ये आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। मात्र 2 सेकंड की ही फाइट में वो उसके एलिफेंट को चकनाचूर कर देता है। आगे शी हुआंग कहने लगता है कि इतना बड़ा खिताब गेन करने के बाद भी इन कमजोरों से फाइट करना पड़ रहा है। आगे शी हुआंग डायरेक्टली 9th प्रिंस का नाम लेके उसे फाइटिंग एरिना में आने को कहता है। अब यहाँ कोई भी उसका नाम नहीं पुकार सकता था, इसलिए सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड हो जाता है फिनिश। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां शी हुआंग को कांग्रेचुलेट करती हैं, और इधर डीन भी सभी को बोलते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो तुम लोग यहाँ खड़े क्या हो जाओ अपने अपने क्लासेस में। अब हम देखते हैं कि ड्रैगन गार्ड भी वहाँ से जाने लगता है, जिसपे डीन उसे कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों भाग रहे हो। जिसपे यहाँ ड्रैगन गार्ड कहते हैं कि जब से वो एक्सकैलिबर शॉर्ड उस मॉन्यूमेंट से गुम हुई है, तब से कोई भी मामला होता है सारे के सारे में शी हुआंग का ही हाथ होता है, और उस दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी की शांति भंग हो गई है। इसलिए मैं आज यहाँ ये देखने आया था कि किस तरह से शी हुआंग 9th प्रिंस से फाइट करता है और 9th प्रिंस उसे हरा देता है, लेकिन यहाँ बाजी ही उल्टी पड़ गई। जिसमें यहाँ शी हुआंग अब उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, जरा जोर से कहो, मैंने नहीं सुना। और वहाँ से ड्रैगन गार्ड तो चला जाता है, लेकिन ये लड़कियां भी यहाँ शी हुआंग को चुप करा देती हैं कि आगे कुछ मत करो वरना हम सभी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जैसे ये चारों वहाँ से पार्टी करने के लिए निकलते हैं, हम देखते हैं कि जो डीन होते हैं इनका रास्ता रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने अपनी मनमानी काफी यहाँ पे कर ली है। अब यहाँ पे डीन शी हुआंग को डांट रहे होते हैं, ये कहते हुए कि जो अभी अभी शी हुआंग ने वो टैलेंट असेसमेंट दिया होता है, उसमें उसने 5 लेवल्स को पार कर लिया होता है, लेकिन वहाँ वो सिस्टम को बताता है कि मेरे सिर्फ 3 लेवल को ही पास करने का, मींस के वो यहाँ ये नहीं बताना चाहता था कि उसने टोटल 5 लेवल्स को पार कर चुके हैं और उसे एक टाइटल भी मिल चुका है जो कि लिटिल गॉड ऑफ वॉर है। लेकिन उस सिस्टम ने उसे बताया था कि सभी से तो ये छुपाया जा सकता है, लेकिन इस एकेडमी के डीन को ये बताना ही पड़ेगा। इसलिए जो डीन होते हैं वो यहाँ पर शी हुआंग को डांट रहे होते हैं कि तुमने जानबूझ करके उस 9th प्रिंस को ज्यादा मारने के लिए अपने 5 लेवल के पास होने की बात को छुपाया है। अब ये सुनते ही ये लड़कियां भी शी हुआंग से नाराज हो जाती हैं, क्योंकि उसने इन्हें भी बताना जरूरी नहीं समझा कि उस टैलेंट असेसमेंट के केवल 3 लेवल्स को पास करने के बाद वो नॉर्थलैंड का इंपीरियल तियानजाओ बन जाए, लेकिन जैसे वो 5 टेस्ट लेवल पास कर पाएगा उसे एक इंपीरियल जीनियस का भी खिताब मिलेगा, और तुमने जानबूझ करके इस टाइटल को हाइड करने का चूज किया। जिसपे शी हुआंग उसे कहता है कि अरे तुम लोग भी बस करो, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है। फिर डीन यहाँ अब शी हुआंग से कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द मुझे इसकी वजह बताओ, वरना तुम चारों को मैं मून टावर में भेज दूंगा ताकि तुम अपने मिस्टेक के बारे में वहाँ पे कुछ जाके सोच सको। यहाँ डीन उन चारों को एक एक चाबी देते हैं और ये कहते हुए कि उन्हें 1 मंथ के लिए उस टावर में ही डिटेंशन लेना होगा ताकि वो अपनी मिस्टेक को सुधार सके, और तब तक ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे जब तक
कि डीन का आदेश ना हो। ये लोग भी समझ जाते हैं कि डीन ने जानबूझ करके उन्हें उस मून टावर में भेजा है। ये इनकी पनिशमेंट नहीं बल्कि एक तरह से इनको अपने कल्टीवेशन लेवल को रिपेयर करने के लिए वहाँ पे भेजा गया है। यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम नाइन्थ प्रिंस को देखते हैं जिसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा पट्टियां वट्टियां लगी होती हैं। यहाँ पे जो रॉयल गार्ड होता है फिर से प्रिंस को यही कहता है कि क्यों ना मैं शी हुआंग को फिर से असैसिनेट करवा दूं, जिसपे नाइन्थ प्रिंस उसे कहता है कि तुम्हारे पास क्या सुअर का दिमाग है? तुमने सुना नहीं कि शी हुआंग ने खुले आम सबके सामने क्या कहा कि अगर मुझे जरा भी खरोच आई और मैं मारा गया तो सारा इल्जाम नाइन्थ प्रिंस पे आ जाएगा, और अगर ये बात इम्पेरर को पता चली तो मेरे जो रॉयल भाई है वो मुझे राजगद्दी से हटाने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। जिसपे वो रॉयल गार्ड कहता है तो फिर ठीक है, तो क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? ये सुनते ही वो जो नाइन्थ प्रिंस ना बौखला जाता है कि उसने मुझे इतना पीटा और तुम बोल रहे हो कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? इससे अच्छा तो यही होता कि मैं मर ही जाता। जिसपे फिर वो रॉयल गार्ड उससे कहता है कि तो फिर आप ही बताएं कि आप उससे कैसे फाइट करना चाहते हैं। जिसपे वो जो नाइन्थ प्रिंस होता है वो उससे कहता है कि अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं, जल्द से जल्द कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये वो जो नाइन्थ प्रिंस होता है वो उसी रॉयल गार्ड पे इल्जाम लगाने लगता है ये कहते हुए कि मैंने तुमसे पहले उस शी हुआंग को खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो ये भी नहीं कर पाए और बदले में तुमने उस डीन को अब और भी ज्यादा अलर्ट कर दिया है। जिसपे वो रॉयल गार्ड अपनी यहाँ पे सफाई देते हुए कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, सब उस ली जीची के कारण हुआ। कि एन मौके पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक न्यू कैरेक्टर एंट्री में आता है। अब ये जो होता है वो पूरे ड्रैगन एम्पायर का चीफ मैसेंजर होता है जिसका नाम त्यांग मिंग होता है। अब ये जो एसेसियन ग्रुप होते हैं ये उनका चीफ मैसेंजर था। अब ये नाइन्थ प्रिंस ने पहले शी हुआंग को मर्डर करवाने के लिए इसी एसेसियन को ऑर्डर दिया था। अब ये आते उनसे कहता है कि भले ही हमारे इस ड्रैगन एम्पायर को कोई पब्लिकली एसोसिएट ना करे, लेकिन अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए सभी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये रिवील होता है कि वो जो नाइन्थ प्रिंस होता है वो किसी भी हाल में उस एक्सकैलिबर शॉट को चाहता था, इसलिए उसने उस तियानबे एकेडमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का मंसूबा बना लिया था। इसलिए उसने इन एसेसियन के ग्रुप से कांटेक्ट किया और वहाँ पे हमले करवाए, लेकिन इस हमले के आगे वो शी हुआंग सामने आ गया। आगे वो किलर का चीफ उन्हें ये सजेस्ट करता है कि एक तरीका है हम अब भी उस शी हुआंग को उस तियानबे सिटी से बाहर निकलवा सकते हैं। अगर किसी तरह से उसे ल्योर करके सिटी के बाहर निकलवाया जाए और एक बहुत बड़ी भीड़ के आगे उसे मरवाया जाए तो ये एक एक्सीडेंट होगा ना कि मर्डर। अब वो किलर यहाँ पे नाइन्थ प्रिंस से आखिरी बार ये मौका मांगता है कि हमें ये चांस दे दो और इस बार आपको हमारी तरफ से कोई निराशा नहीं मिलेगी। जिसमें यहाँ नाइन्थ प्रिंस अब भी उस पर भरोसा नहीं करता और अब वो अपने रॉयल गार्ड को ये ऑर्डर देता है कि अब सारी की सारी सिचुएशन तुमने हैंडल करनी है। जिसपे वो रॉयल गार्ड कहता है कि सबसे पहले मैं उस तियानबे सिटी से उस शी हुआंग को निकलवाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो रॉयल गार्ड होता है वो चुपके से यहाँ पर डीन और शी हुआंग के बीच होने वाली बातचीत को सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि डीन ने इन चारों को उस मून एम्पायर में भेज दिया है। अब जल्द ही इस बात की खबर वो नाइन्थ प्रिंस को बताता है कि डीन तो बहुत ज्यादा शातिर निकला, उसने जानबूझ करके शी हुआंग और बाकियों को उस मून टावर में भेज दिया है ताकि वो अपनी गलती पे रिफ्लेक्ट कर सके। साथ ही मैंने देखा है कि वो जो सीक्रेट ड्रैगन गार्ड है उसके बहुत सारे जो गार्डिंग बंदे हैं वो उस टावर के बाहर भी और अंदर भी गार्ड कर रहे हैं। हमारे लिए अब शी हुआंग को वहाँ से निकलवा पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जिसपे वो किलर का चीफ यहाँ पे नाइन्थ प्रिंस को ये सजेशन देता है कि आप चाहे तो अपने फोर्स का यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर ज्यादा प्राइस आपको चुकाना होगा। और आगे वो कहता है कि अगर फिर भी आप इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आप मुझे एक मौका दे सकते हो। ऐसा करते हुए आपके हाथ भी इस मामले में नहीं पड़ेंगे और कोई आप पे शक नहीं करेगा। जिसपे वो लास्टली नाइन्थ प्रिंस यहाँ पर मान जाता है और अब उस एशियन को इन सारे मामले को सुलझाने के लिए कहता है। और यहाँ पे हम उस चीफ किलर को ये कहते देखते हैं कि इस पूरे 5 एलिमेंट वर्ल्ड में इनका जो ब्लैक ड्रैगन एम्पायर है वो काफी ज्यादा फेमस है सिर्फ अपने साइकोपाथ किलर्स के लिए। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हम अगले सीन में डीन और ड्रैगन गार्ड को देखते हैं। यहाँ पे जो डीन होते हैं वो ड्रैगन गार्ड से कहते हैं कि आजकल तुम हमारे एकेडमी में कुछ ज्यादा ही देखे जा रहे हो। जिसमें ड्रैगन गार्ड एकदम फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं कि मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी एकेडमी में आने का, लेकिन इस सब के सब उस शी हुआंग के कारण हो रहा है, क्योंकि जब जब उसके साथ ऐसी कुछ घटना हुई है मैंने जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया वे सारे लोग इतने ज्यादा ऊंचे पद के और इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने अपने मुताबिक मेरा फैसला चेंज करने की कोशिश की, जिससे मैं पूरी तरह से फेड अप हो चुका हूँ क्योंकि हर एक ऑफिशियल दूसरे ऑफिशियल का सीनियर होता है।
लेकिन अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हारी उस डूबती नैया को और भी ज्यादा घसीट नहीं सकता, इसलिए तुम उस शीहुआंग को ज्यादा पैम्पर करने की कोशिश मत करो। और ये भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो जो ड्रैगन एम्पायर वाले हैं अब वो कुत्तों की तरह शीहुआंग को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसे किल कर सके। अब ये शीहुआंग का मामला हम दोनों की हाथ से काफी ज्यादा छूट चुका है, जिसपे यहाँ डीन तुरंत ही टॉपिक चेंज करते हुए ड्रैगन गार्ड से उस स्कैल्पर शॉट के बारे में पूछते हैं। आखिर इतने महीने हो गए हैं, उस शॉट का उन्हें कुछ क्लू मिला कि नहीं, जिसपे वो ड्रैगन गार्ड बताता है कि ये हमारे पूरे इंटायर वर्ल्ड में ये बात चारों तरफ फैल चुकी है कि वो जो स्कैल्पर शॉट थी उसे शॉट गॉड ने समन किया है और वो जो शॉट थी अब साउथ की तरफ जा चुकी है जो कि हमारी टेरिटरी से बाहर है। और इस मामले की खबर एम्परर को भी जा पहुंची है और उन्होंने मुझे इस मामले से पूरी तरह से हटा दिया है, इसलिए अब उस स्कैल्पर शॉट का क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन तुम इतना याद रखो कि तुम्हारे ये जो क्रेजी डोंकी है जब तक ये अंदर रहेगा तभी तुम चैन से बैठ सकेंगे, और जिस दिन ये बाहर आया और उस दिन ये गधा जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि हम सभी को मुसीबत में डाल देगा। तो गाइस यहाँ पे ड्रैगन गार्ड शीहुआंग को गधा कह रहा होता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जो डीन होते हैं वो उन चारों को उस मून टावर में कॉन्फाइनमेंट के लिए भेज देते हैं और तब तक इन चारों को उस कारावास में रहना होगा जब तक खुद डीन ये ऑर्डर नहीं दे देते बाहर निकलने का उन्हें। अब एपिसोड शुरू होता है और हमें उसी मून टावर को दिखाया जाता है जहाँ पे शीहुआंग कल्टीवेट कर रहा होता है और अब की बार वो अपने उस स्कैल्पर शॉट के जो गोल्डन स्प्रिट सुजुकी बर्ड होती है उसी से वो कल्टीवेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे इनके लिए कोई एक्चुअल में कारावास जैसा नहीं होता है, ये डीन का फैसला होता है ताकि वो जो कि शुआंग अभी नॉर्थलैंड का तियानजाओ यानी प्राइड ऑफ एम्पायर बना है, इसीलिए वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी शक्तियों को फिर से इनहेंस करने के लिए वो उन्हें कुछ टाइम के लिए एज अ पनिशमेंट उस मून टावर में रहने को कहते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो इस बातचीत के ऊपर डिस्कस हो रही होती है कि अभी डीन के मिले इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आने वाले कुछ दिन हमारे लिए काफी डेंजरस होने वाले हैं, जिसमें शीहुआंग उसका कारण पूछता है तो यूफी यहाँ उसे पूरी बात बताती है। इस सीक्रेट ड्रैगन गार्ड को इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो जो किलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके चीफ मैनेजर ने वो क्वारंटीन से बाहर आ चुका है और वो जो ली हितियांग था जिसने इन पे युक्ताई विला में अटैक किया था वो भी अब रिकवर हो चुका है और उसके साथ साथ वो मिस्टीरियस क्लॉकमैन जो कि वाकई में अगर वो रॉयल गार्ड हुआ इन तीनों को युक्ताई विला में देखा गया है जो कि उस 9th प्रिंस से मिलने आए थे। इस बात से समझ सकते हो कि 9th प्रिंस से अपना हार सहा नहीं जा रहा है, वो किसी भी हाल में तुम्हें मरवाना चाहता है और उसने इसके लिए उन ब्लैक क्लोथ फ्लावर यानी उस किलर ऑर्गेनाइजेशन को कहा है क्योंकि तुम अब इंटायर नॉर्थ लैंड के प्राइड ऑफ एम्पायर बन गए हो, इसीलिए वो किसी भी हाल में तुम्हें मरवाना चाहेंगे। इसमें यहाँ यूचन शीहुआंग को कहती है कि हालांकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा है फिर भी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीक्रेट ड्रैगन गार्ड ने हमारी तरफ से फाइट करने का डिसाइड किया है। उन्होंने अपने कई वॉरियर्स उस अकेडमी के बाहर भी तैनात कर दी है, साथ ही इस मून टावर के बाहर भी उनके कई गार्ड्स हैं और उन्होंने इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जो नॉर्थलैंड का जीनियस यानी शीहुआंग है उसे किसी भी तरह से पब्लिकली किल नहीं किया जा सकता। जिसपे यहाँ पे उनकी न्यू मेंबर जियाओ उनसे कहती है कि लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि वो जो हीलियो किलर ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ये पता है कि तुम अभी अपने न्यू स्टेट ऑफ माइंड लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाले हो, इसीलिए वो अपने रिल्म से किसी ऐसे ओपोनेंट को चूज करेंगे जिसके सामने शायद तुम्हारी पावर्स टिक नहीं पाएंगी। इसलिए वो यहाँ ये सजेशन देती है कि हमें भी सेपरेट नहीं होना चाहिए और अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए उनसे फाइट करने के लिए। जिसपे यूचन यहाँ पे टांग खिंचाई करते हुए से कहती है कि हमारे ग्रुप में शीहुआंग तो था ही जो तत्पर रहता था फाइट करने के लिए, अब तुम भी आ गए बिना कुछ सोचे समझे से फाइट करना है ये कहने के लिए। ये याद रखना कि हमें उनसे फाइट करने के लिए पहले अपनी एबिलिटीज को चेक करना होगा क्योंकि जब उस युक्ताई विला में हमने उस ली जी से फाइट किया था तो हमारी सारी के सारी मूव्स उस ली जी के सामने कुछ भी नहीं थी और हमारी इस केयरलेसनेस के कारण और उस ली जी के सामने अपने फर्स्ट मूव में ही हमें फेलियर का सामना करना पड़ा। इसमें यहाँ जियाओ उनसे इंसिस्ट करते हुए कहती है कि वो चाहे किसी भी रिल्म में हो मैं ये ट्राई करने के लिए तैयार हूँ कि आखिर ये लोग कितने स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। जिसमें यहाँ यू जैन शीहुआंग को टारगेट करते हुए कहती है कि अगर हमने अच्छे से प्लानिंग की और केयरलेस नहीं हुए तो हम भी शीहुआंग को अपने एक ही स्टेप में भी किल कर सकते हैं। जिसमें शीहुआंग उससे कहता है कि मुझे ज्यादा नीचा तुम लोग समझने की कोशिश मत करो, मैं भी अब अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ब्रेक थ्रू का नाम सुनते ही ये तीनों लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं, जिसमें शीहुआंग उनसे कहता है कि तुम्हारे एक्साइटमेंट तो मुझे नर्वस कर रहा है, आराम से बैठ के बात करते हैं पहले। यहाँ पे यूफी
उससे एक्साइटेड होते हुए पूछती हुई, क्या तुम सच में स्टेट ऑफ माइंड के न्यू लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाले हो? जिस पे जियाओ यहाँ उनसे कहती है कि अगर मैं ब्रेक थ्रू करने वाली होती ना तो तुम्हारे जैसा ऐसा खाना नहीं खा रही होती। चाहे मेरे ऊपर आसमान भी गिर जाता ना तो पहले मैं ब्रेक थ्रू करती और फिर किसी ओपोनेंट को चूज करती कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई हूँ। यही मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता। अब ये लोग उसे खींचते हुए कल्टीवेट करने को ले जाती है ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाए। जिसपे यहाँ शिव वांग उनसे आग्रह करते हुए कह रहा होता है कि अरे पहले मुझे अच्छे से खाना खाने तो दो।